नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार यादव आज आपके अपने YouTube चैनल एक्सपेंड नॉलेज RKY में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। YouTube की हिस्ट्री में YouTube के लेवल पर ये मेरा पहला वीडियो है। एक YouTube चैनल खोल के इस पहले वीडियो से शुरुआत कर रहा हूँ। यदि मेरा प्रयास, मेरा एक आपको समझाने का तरीका, एक नॉलेज एक्सपेंड करने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, उससे मेरा उत्साह बढ़ेगा। मैं आगे भी अपनी एक जर्नी स्टार्ट करूँगा जो आपको और मेरे दोनों के लिए बेनिफिट होगा। लाइक कर देना, यदि आपको लगे कि लाइक नहीं करना चाहिए था तो वीडियो के लास्ट में डिसलाइक कर देना। शेयर ज़रूर करना, शेयर उन्हीं के साथ करना जिसको लगे कि ये नोटिफिकेशन जिससे मैं जानकारी देने जा रहा हूँ वो उसको एलिजिबल होगा, ये उसके काम का आएगा, तो आप शेयर करना। हर एक शेयर नहीं करना, सब्सक्राइब करके रखना। आज पता हो, इंडियन रेलवे द्वारा, भारतीय रेलवे द्वारा सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN 2024 RRB NTPC की वैकेंसी आ रही। RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड NTPC नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, इसकी वैकेंसी है 8113 पोस्ट खुली हुई है। 5 तरह की पोस्ट हैं इसमें। ये ग्रेजुएट लेवल की पोस्टें है। जिसने ग्रेजुएट किया हुआ है, स्नातक किया हुआ है, उसी के लिए है। जिसने +2 पास किया हुआ है उसके लिए CEN सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस 6/2024 20 अक्टूबर से भरा जाएगा। उसका नोटिफिकेशन अलग आएगा, अलग से वैकेंसी आएंगी, अलग से भरा जाएगा। उसकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं 6/24 बाद वाले की। हम बात करते हैं 5/24 का, जिसके साथ 5 तरह की पोस्ट हैं। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर जो पहले SM भर्ती होता था, गुड्स ट्रेन मैनेजर जो पहले गुड्स गार्ड बोलते थे, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, और सबसे लास्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। 5 तरह की पोस्ट है। इसमें चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की 1736 पोस्ट है, लेवल 6 का वैकेंसी है। स्टेशन मास्टर SM की 944 वैकेंसी है, लेवल 6 का जॉब है। गुड्स ट्रेन मैनेजर लेवल 5 का है, जिसकी 3144 पोस्ट हैं। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट लेवल 5 का है, जिसकी 1507 पोस्ट हैं। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जिसकी 732 पोस्ट हैं, वो भी लेवल 5 का है। इनके हम काम की बात कर रहे हैं। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ये आपको हर बड़े स्टेशन पे जो सुपरवाइज़र होता है कमर्शियल का, जिसमें आपका टिकट काटना, रिजर्वेशन करना, टिकट चेकिंग, स्टेशन वाला टिकट चेकिंग स्टाफ, अनाउंसमेंट वाला स्टाफ, पार्सल लोडिंग वाला स्टाफ, इनका सुपरवाइज़र का काम करता है। लेवल 6 का नौकरी है, मतलब बड़े स्टेशन पे रहना है, एक अच्छी नौकरी होती है। दूसरा स्टेशन मास्टर होता है, 944 पोस्ट हैं, जिसके एक स्टेशन का इंचार्ज होता है। ओवरऑल सुपरविजन स्टेशन मास्टर होता है, लेवल 6 की नौकरी होती है। इसमें सभी डिपार्टमेंट के साथ सामंजस्य बैठा के स्टेशन पे स्मूथ वर्क करना होता है। मुख्य कार्य ऑपरेटिंग का होता है, ट्रेन को संचालन का, सेफ्टी और पंचुअलिटी का संचालन का कार्य होता है। तीसरा गुड्स ट्रेन मैनेजर, गुड्स गार्ड, जो सभी जानते हैं कि ट्रेन में सबसे पीछे जो गार्ड का कोच होता है, गार्ड का वैगन होता है, उसमें इसकी नौकरी होती है। गार्ड ट्रेन का स्मूथ मूवमेंट के लिए वो काम करता है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये दोनों वैकेंसी डिवीज़न लेवल की होती हैं। जहाँ डिवीज़न होता है रेलवे का, जोन से डिवीज़न बटे होते हैं। जिस डिवीज़न की वैकेंसी होती है उस डिवीज़न में ये काम करते हैं, डिवीज़न हेडक्वार्टर पर रहते हैं। और इनको छोटे स्टेशनों पे नहीं जाना होता, स्टेशन में जाना ही नहीं होता इनको सिर्फ डिवीज़न लेवल पर ही काम करना होता है। इनको क्लर्क प्लस टाइपिस्ट दोनों का काम रहता है, लेवल 5 का नौकरी है। टोटल 8113 वैकेंसी है, जिसमें 10% एक्स सर्विसमैन की होती है। 812 वैकेंसी इसमें एक्स सर्विसमैन की है, जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से रिटायर हो चुके हैं। कम से कम वहाँ 5 या 5.5 कितना साल होता है, ये सेवाएं वहाँ दे चुके हैं। उनके लिए यहाँ एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी होती है। रेलवे शायद 15 साल मांगता है, और कई डिपार्टमेंट 5 साल में भी उनको एक्स सर्विसमैन का दर्जा दे देते हैं कि उनके लिए वैकेंसी है। टोटल 21 जोन है, जिसमें अहमदाबाद, अजमेर, प्रयागराज, इलाहाबाद,
बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू एंड श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरनगर, पटना, रांची, सिलीगुड़ी, त्रिवेंद्रम और सिकंदराबाद। टोटल 21 जोन है। इस 21 जोन में टोटल वैकेंसी 8,113 है। इस फॉर्म भरने की तारीख है 14 सितंबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट 13 अक्टूबर है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात कर ही चुके हैं। उसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है, लेकिन जो अप्लाई किया हुआ है ग्रेजुएशन के लिए वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता। 13/10 जो लास्ट डेट है तब तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब ग्रेजुएशन आपने किया हुआ भी है तो उसका रिजल्ट तब तक आ जाना चाहिए, वो ही एलिजिबल है। उसके अलावा एलिजिबल नहीं होगा। यदि हम एज की बात करते हैं तो एज इसमें काउंट होगा 1 जनवरी 2025 को। 1/1/2025 को आपकी एज 18 से 36 साल 18 to 36 ईयर्स होनी चाहिए। पहले ये एज 33 थी, लेकिन कोरोना में कोविड-19 के कारण ये 3-4-5 साल से वैकेंसी नहीं है। 2019 में वैकेंसी आई थी, 5 साल से वैकेंसी नहीं आई है, इसलिए रेलवे ने 3 साल एक्सटेंड किया है अपर एज को। तो 33 की जगह 36 ईयर्स है। इसके अलावा ओबीसी, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी वगैरह इनको अपना अपना कैटेगरी का अपना अपना अलग अलग हायर एज में बेनिफिट मिलता है। जैसे ओबीसी का हायर एज में 3 साल होता है, मतलब 39 ईयर हो गया। एससी एसटी का 5 ईयर्स हो गया, मतलब 41 ईयर हो गया। और एक्स सर्विसमैन का हो गया, सर्विस के हिसाब से एज में छूट मिलती है। जितनी सर्विस आप कर चुके हैं उसको काउंट करके उसके बाद वो छूट देते हैं। जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी का जो भी कैंडिडेट हो, तो 1/89 मतलब 2 जनवरी 89 के बाद में पैदा हुआ हो और 1/1/2007 तक का आदमी भर सकता है। ओबीसी वाला कैंडिडेट 2 जनवरी 1986 के बाद पैदा हुआ हो और 1/1/2007 तक का भर सकता है। एससी एसटी का 2 जनवरी 1984 के बाद का पैदा हुआ हो और 1/1/2007 से पहले का हो, तो वो कैंडिडेट इसको भर सकते हैं। डेट मैं बता चुका हूँ, 13 अक्टूबर है। काफ़ी डेट है, काफ़ी टाइम है अभी उसमें, इसलिए जल्दबाजी नहीं करें फॉर्म भरने में। लेकिन इतना भी रिलैक्स नहीं रहें कि लास्ट डेट का वेट करें, क्योंकि लास्ट में या फॉर्म भरेंगे आपका कहीं ना कहीं इश्यू रहेगा, हैवी लोड रहेगा, सर्वर डाउन हो जाएगा, लो प्रोसेस रहेगी, पैसा अटक सकता है। इसलिए सोच समझ के बड़े इत्मीनान से आप फॉर्म भरें। अब बात करते हैं हम स्टेज ऑफ एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम में कितने स्टेज होते हैं? इसमें 2 CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। तो फर्स्ट होता है 90 मिनट होती है, 190 मिनट होती है, 100 क्वेश्चन होते हैं। उसमें पहला पोर्शन होता है जीके, जनरल नॉलेज, जिसमें साइंस आएगी, कंप्यूटर आएगा, करंट नॉलेज आएगी, हिस्ट्री आएगी, मतलब जनरल नॉलेज। करंट भी आता है, करंट में गेम वगैरह जो हो चुके हैं, ओलंपिक वगैरह हो चुके हैं, ये आएगा, क्रिकेट वगैरह भी आएगा। मतलब जितना भी करंट नॉलेज है, जनरल नॉलेज है, साइंस वगैरह, ये सब आएगा उसमें। इसके 40 क्वेश्चन होते हैं। फिर मैथ का होता है 30 क्वेश्चन और रीजनिंग मतलब मेंटल एबिलिटी भी बोलते हैं, उसका होता है 30 क्वेश्चन। 40, 30 और 30 टोटल हो गया 100 क्वेश्चन। टाइमिंग रहेगा आपके पास 90 मिनट। इसका नेगेटिव मार्किंग 1/3 होता है। 3 आपने गलत किया तो 1 आपका सही काट दिया जाएगा। इसके बाद होता है इसमें से जो पास होंगे, मतलब फर्स्ट में जितना भी फॉर्म भरेंगे, सब एग्ज़ाम देंगे, उसमें से जितनी वैकेंसी होगी उसका 15 गुना पास करेंगे सेकंड के लिए। मान के चलो 10 लाख फॉर्म भरे या 20 लाख फॉर्म भरे, हालांकि ज़्यादा भरे जाते हैं फॉर्म। जितने भी फॉर्म भरे, वैकेंसी 8,113 है, तो सेकंड पेपर के लिए उसका 15 गुना, 15 8 120, मतलब 1,20,000 से ज़्यादा, मतलब 1,25,000 के आसपास इसमें पास करेंगे। वो देंगे सेकंड CBT, सेकंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सेम टाइम रहेगा 90 मिनट, लेकिन क्वेश्चन की संख्या 120 हो जाएगी। जो जीके वाला पोर्शन था, जनरल नॉलेज वाला, साइंस वाला जो पोर्शन था, उसमें 40 की जगह 50 क्वेश्चन आएंगे। मैथ और रीजनिंग जिसमें 30 क्वेश्चन थे, उसमें 35 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह इसमें 50, 35 और 35 हो गए 120 क्वेश्चन। टाइमिंग सेम है, क्वेश्चन ज़्यादा है और क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। ये दोनों CBT है, ये पाँचों पोस्ट के लिए सेम रहेंगे। मतलब पाँचों पोस्ट, आपकी पोस्ट प्रेफरेंस कोई भी हो, आपको यहाँ तक आपको पेपर देना ही देना है। सेकंड के बाद में अब जैसे तो जो 5 पोस्ट है उसमें अलग अलग क्राइटेरिया है। थर्ड उसके लिए, थर्ड टेस्ट के लिए जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले स्टेशन मास्टर की,
अब स्टेशन मास्टर हूँ तो थोड़ा सा लगाव तो रहेगा, तो हम पहले उसी की बात करते हैं। उसमें थर्ड टेस्ट के रूप में एक साइको टेस्ट होता है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोलते हैं, साइको टेस्ट बोलते हैं। उसमें लगभग 165 क्वेश्चन आएंगे। उसमें 5 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक अपना ओड इवन ये आएगा, अल्फा न्यूमेरिक ओड इवन, लगभग एक सीरीज आएगी, उसमें 30-35 ओड इवन शब्द ये अल्फा न्यूमेरिक रहेंगे। उनमें आपको बोल देंगे इसमें ओड संख्या जितनी भी है उन सबका टोटल बताओ, या इवन संख्या जितनी है उन सबका टोटल बताओ। उसमें एक भी यदि नंबर छूट गया तो आपका आंसर गलत। इसमें आपकी एक्यूरेसी भी होनी चाहिए और प्रोसेस फास्ट भी होनी चाहिए। एक बार किया तो हो गया, ठीक है, दोबारा यदि आप करने चले तो आपका एक क्वेश्चन सबसे लास्ट जो 165 का क्वेश्चन बता रहा हूँ वो छूटता चला जाएगा पीछे से, इसलिए इसका प्रैक्टिस जरूरी है। उसके हम बाद में बात करते हैं। ओडी बनाएगा। दूसरा अपना रीजनिंग आएगा, मतलब जिसमें 4 शब्द दिए होंगे उसमें कौन सा ओड है, वो भी होने को सरल है, लेकिन इसमें सबसे मेन बात होगी फास्ट होना चाहिए और एक्यूरेसी होनी चाहिए। तीसरा इसमें रहेगा एप्टीट्यूड टेस्ट, अपना यही होता है, रीजनिंग वाला ही होता है। चौथा शॉर्टेस्ट पाथ होता है, जो आप जब वर्क करेंगे स्टेशन मास्टर का उस समय आपको चाहिए होगा। शॉर्टेस्ट पाथ बोले तो जो हम बचपन में देखते थे, जो चूहे वाला खेलता है, इधर से चूहा घुसता है, इधर शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा वो कहाँ निकल सकता है, या वो शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए। इस तरह इसको 165 क्वेश्चन आएंगे, जो इसमें पास करेगा वो फाइनल लिस्ट उसकी बन जाएगी। लेकिन ध्यान रहे मोस्टली लोग इसी में ही छूटते हैं, पहला दूसरा पेपर सब कर देते हैं, जो साइको में छूटते हैं इसकी प्रैक्टिस कम ही होती है। ये साइको टेस्ट भी ऑनलाइन होगा, इसलिए ध्यान रखना यदि साइको टेस्ट की तैयारी करनी हो तो ऑनलाइन ही तैयारी करनी है। फिर बात करते हैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, जो डिवीजन लेवल की नौकरी होती है। इसमें आपको टाइपिंग चाहिए होती है, कि वहाँ टाइपिंग का काम आपको करना पड़ेगा। टाइपिंग चाहिए होती है तीसरे टेस्ट के तौर पे, टाइपिंग होनी चाहिए। इंग्लिश में टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में टाइपिंग करना हो तो 25 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। उसमें भी 8 होना पास करते हैं, मतलब सेकंड टेस्ट के बाद में साइको के लिए भी 8 होना, टाइपिंग के लिए भी 8 होना पास करते हैं। फिर गुड्स ट्रेन मैनेजर और चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इनकी बात करते हैं। इसमें ना टाइपिंग होता है ना साइको होता है, इसमें डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो कि स्टेशन मास्टर, सीनियर कलर टाइपिस्ट और जूनियर कलर, इन तीनों का साइको प्लस टाइपिंग, जिसमें साइको है साइको, जिसमें टाइपिंग है टाइपिंग, इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसका सेकंड पेपर के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद फिर मेडिकल स्टैंडर्ड आपका चेक किया जाएगा, और फिर उसके बाद में आपको आपकी पोस्ट है वो अलॉटमेंट की जाएगी, मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से आपकी पोस्ट अलॉट की जाएगी। अब हम बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है। सुना होगा A2, B2, B1, C2, ये क्या है। एक्स-सर्विसमैन और PWD, फिजिकल विद डिफिकल्टी, मतलब जो हैंडीकैप्ड है उसकी, और एक्स-सर्विसमैन के अलावा जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए मैं मेडिकल की बात कर रहा हूँ। जैसे स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड, इनका मेडिकल थोड़ा सा टफ होता है। उसमें A2 कैटेगरी बोलते हैं, रेलवे के लैंग्वेज में उस कैटेगरी को A2 कैटेगरी बोलते हैं। 6/9 तक आपकी आँख होनी चाहिए, आई विजिबिलिटी 6/9 होना चाहिए, विदाउट गिलास, मतलब चश्मे वाला इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। विदाउट गिलास होना चाहिए, चश्मा आप लगाते हो लेकिन आपकी 6/9 होनी चाहिए, विदाउट गिलास 6/9 होनी चाहिए, आपका चलेगा। कलर विजन नहीं होना चाहिए, मतलब ग्रीन, रेड, ब्लू ये सब कलर आपको पहचानने में आना चाहिए। और लेजिक ऑपरेशन जिन आँख का करवाएगा वो भी इसमें नहीं चलता है। सेकंड पे आता है कॉमर्शियल, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, हम जिसको कॉमर्शियल सुपरवाइजर भी CS भी बोलते हैं। उसमें B2 कैटेगरी होनी चाहिए, आँख आपकी 6/9, 6/12 भी चलेगा, 6/12 तक हो, 6/9 और 12 दोनों चलता है। गिलास इसमें आपका चलेगा, मतलब आपने यदि चश्मा लगाया हुआ है तो चलेगा, कलर विजन भी होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेजिक ऑपरेशन भी आपका चलेगा। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट, जो कि डिवीजन वाली नौकरी है, इसमें C2 कैटेगरी होती है, 6/12 तक चलता है। गिलास चलेगा, मतलब चश्मा आपका चलेगा, लेजिक सर्जरी आपकी हो रखी चलेगा, कलर विजन में कोई इशू नहीं है, चलेगा। चीफ कॉमर्शियल वाले में 6/9, एक 6/9 और एक 6/12 होनी चाहिए, इसमें दोनों आके 6/12 चलेंगे।
अब बात करते हैं, यदि मान लो मेडिकल स्टूडेंट समझ में है तो एक बार रिमाइंड करके चला लेना, समझ में आ जाएगा। एग्जाम फीस की बात करते हैं। जनरल कास्ट हो, ओबीसी कास्ट हो, इसमें मेल कैंडिडेट की एग्जाम फीस होती है 500 रुपये, 500 रुपये। इसके अलावा एससी हो, एसटी हो, किसी या फिर किसी भी कास्ट की फीमेल कैंडिडेट हो, एक्स सर्विसमैन हो या हैंडीकैप पर्सन हो, उनकी 250, 250 रुपये होती है। यदि आपने फर्स्ट सीबीटी में बैठे हैं आप, उस वक्त फर्स्ट सीबीटी बैठने के बाद में ही आपको जनरल ओबीसी के मेल कैंडिडेट को 500 में से 400 रुपये आपको वापस दे दिया जाएगा, और 250 वाले को कंप्लीट फीस उसकी 250 की 250 रुपये वापस दे दी जाएगी। इसके लिए बशर्ते आपको फर्स्ट सीबीटी में पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको बैठना होगा, या तो जिससे आप फीस पे करते हैं, ये 500 रुपये 250 रुपये पे करते हैं, उसी में वापस आ जाएगा। यदि आप नहीं चाहते कि उसी में वापस आए, कि कई बार हम क्या कहीं साइबर कैफ़े वगैरह में किसी और से फॉर्म भरवाते हैं, वो अपना फीस पे करता है, तो उसी के में वापस आएगा। यदि हम ऐसा नहीं चाहते कि अपने अकाउंट में आए, तो फॉर्म भरते वक्त एक ऑप्शन आता है कि आप उसी में जिसे फीस पे किया उसी में चाहते हैं या फिर दूसरे अकाउंट में चाहते हैं। यदि आपने किया दूसरे अकाउंट में चाहते हैं तो उसका अकाउंट नंबर, अकाउंट बेनिफिशियरी का नाम, IFSC कोड, बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस, ये रेडी रखना, ये भी उसमें चाहिए, वो आप मेंशन कर सकते हैं, तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, बशर्ते सीबीटी फर्स्ट में आप बैठे हों। अब हम बात करते हैं प्रोसेस की। इसका प्रोसेस फॉर्म भरने का क्या रहेगा। फर्स्ट केवल और केवल फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, इसलिए अपने उचित बोर्ड या जोन का सिलेक्शन करना है। इसके लिए हम बताएंगे किस तरह सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन की उस बोर्ड या जोन की वेबसाइट पे जाना है, क्लिक करना है, क्रिएट अकाउंट आएगा, क्रिएट अकाउंट में उस वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, वो वाला क्रिएट अकाउंट आएगा। उसमें आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये चाहिए, ईमेल फीमेल वगैरह सब मेंशन कर देना है। एट लास्ट आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपको उसमें लॉगिन करना है। सबसे पहले क्रिएट अकाउंट करोगे तो ये सब बन जाएगा आपका, ये वाला अकाउंट और रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। जब आप उसकी साइट पर जाएंगे तो आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद कंप्लीट आपका प्रोसेस होगा, वो आप जब फॉर्म भरना शुरू करेंगे कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आप भरते जाएंगे तो वो हो जाएगा। हाँ, इतना ध्यान रखना, जब तक ये फॉर्म भरने की प्रोसेस मतलब आपका ज्वाइनिंग जब तक नहीं आ जाती है, आपको मोबाइल नंबर और मेल आईडी चेंज नहीं करना है, क्योंकि इन फ्यूचर में जो भी आपकी कोई क्यूरी होगी, जो भी आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा, जो भी कोई अपडेट होगा, आपके मेल पे SMS पे आएगा। तो इसलिए फ़ोन वही देना जो आपका रहे कि ये चलेगा, मेल आईडी वही देना जो यही चलेगा, आपका नहीं, फादर का, मदर का, बड़े भाई, किसी का भी दे सकते हैं, मतलब जो रहे 2 साल तक कम से कम। हाँ, कई बार होता है फ़ोन रिजेक्ट हो जाता है या कैंसिल हो जाता है, इनवैलिड माना जाता है। किस केस में, यदि आपने थोड़ा सा मान लो और समझदारी दिखाई या फिर कुछ ऐसा किया जिसमें एक बोर्ड के अलावा एक से ज़्यादा बोर्ड से फॉर्म भर दिया हो, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते। अब बात आती है एट लास्ट कि फॉर्म कहाँ से भरें। सबके जहन में यही सवाल आता है कि हम फॉर्म कहाँ से भरें। इसलिए हम पहले बात करते हैं ट्रांसफ़र पॉलिसी की, क्योंकि आप उसमें लग जाएंगे तो ट्रांसफ़र पॉलिसी का एक इशू रहेगा। वो अमूमन लगभग आपका ट्रांसफ़र 10 साल, कम से कम 10 साल आपका लगेगा, ज़्यादा भी लग सकता है, एक आध साल कम भी लग सकता है। 10 साल आप मान के चलें, प्लस माइनस 1-2 साल हो सकता है। इसलिए फॉर्म भरते हो इसको भी अपने दिमाग में रखना है। हाँ, कुछ केस में होता है क्यों 10 साल क्यों लगता है, 5 साल बाद आप एप्लीकेशन लगाते हैं, उधर से जिस डिवीजन में आप लगाते हैं वहाँ से NOC आती है, फिर जाती है, मतलब थोड़ा सा प्रोसेस ऐसा है कि 10 से 12 साल लग जाता है। 5 साल से पहले सिर्फ 3-4 केस में होता है, या तो 26 केस में आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ आपकी होम डिवीज़न में या फिर कहीं दूसरे डिवीज़न में नौकरी लगी हुई है, तो उसके पास आप जा सकते हैं, उसमें 5 साल से पहले हो जाएगा। सेकंड केस PWD केस में, अब यदि आप खुद हैंडीकैप्ड हैं तो आपका हो सकता है। थर्ड केस में होता है आपका फादर या मदर को कोई क्रिटिकल बीमारी हो, ऐसी बीमारी जिसमें कभी भी मर सकता है, TB हो, कैंसर हो, एड्स हो, इस तरह की कोई बीमारी हो, उसका डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। उस केस में आप अपने होम डिवीज़न में 5 साल से पहले जा सकते हैं। और लास्ट होता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र, मतलब जैसे मैं वडोदरा डिवीज़न में पोस्टेड हूँ, मान लो जयपुर डिवीज़न मेरा होम डिवीज़न है, मैं जयपुर में जाना चाहता हूँ, लेकिन बशर्ते जयपुर डिवीज़न में एक ऐसा आदमी होना चाहिए, वो स्टेशन मास्टर होना चाहिए जो कि यहाँ वडोदरा डिवीज़न में आना चाहे।
हम दोनों आपसी सहमति में, म्यूचुअल कंसिडर करके हम दोनों आपस में एक दूसरे की जगह हम नौकरी कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेरा ट्रांसफ़र जयपुर डिवीज़न में कर दिया जाएगा और जयपुर वाले स्टेशन मास्टर ट्रांसफ़र वर्धा डिवीज़न में कर दिया जाएगा। सिर्फ 4 कंडीशन में होता है ट्रांसफ़र 5 साल से पहले, अन्यथा आपको 10-12 साल लग जाती है। यदि अब वो केस नहीं हो तो सबसे पहले आपको नौकरी लेनी। इंडिया की लंबाई 3214 इंटू 2933, कहीं भी आपको नौकरी इंश्योर करना है। जब नौकरी सेव हो जाएगी फिर हम गुड बेटर बेस्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले टोटल वैकेंसी में अपनी खुद की कैटेगरी की वैकेंसी देखनी है। जैसे अजमेर जोन में टोटल वैकेंसी 132 है, उसमें स्टेशन मास्टर की 11 वैकेंसी है, उसमें एसटी कैटेगरी की सिर्फ और सिर्फ 0 सीट है। मतलब यदि मान लो कोई अजमेर डिवीज़न से स्टेशन मास्टर बनना चाहे और वो एसटी कैटेगरी का हो तो वहाँ एक भी सीट नहीं है, मतलब वहाँ पहले से भरी हुई कोई वैकेंट सीट नहीं होगी। अब मान लो कोई स्टेशन मास्टर जो एसटी कैटेगरी का वहाँ इच्छुक हो लगने का, तो उसके लिए वो ऑप्शन नहीं है, बशर्ते वहाँ 132 वैकेंसी से किसी काम की नहीं है और स्टेशन मास्टर की जो 11 वैकेंसी वो भी उसके किसी काम की नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपनी कैटेगरी की सीट देखनी है जिसमें हम फॉर्म भरना चाहते हैं, क्योंकि 5 पोस्ट हैं, 5 में कोई ना कोई तो पोस्ट अपने माइंड में सबसे पहले नंबर पर होती है। हालांकि पोस्ट प्रेफरेंस सभी का भरना है। अब सबसे पहले हम बात करें, हाँ सबसे पहले सेकंड बात करते हैं, फिर अपन देखते हैं अपनी मेडिकल कैटेगरी अपनी, यदि हम चश्मा लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, हमारा 6/9 है, 6/12 है, लेजिक ऑपरेशन हमारा हुआ है नहीं हुआ है, क्लेविकुलाइन डाउन है या नहीं है, ये सब चीज़ A2 B2 C2 देख कर मेडिकल कैटेगरी देख के हम उसमें भी सीट देखते हैं। जैसे मान लो कोई एक बोर्ड है, ए बोर्ड एक है बी बोर्ड, ए बोर्ड में 500 वैकेंसी है, बी बोर्ड में 400 वैकेंसी है। ए बोर्ड में ओबीसी कैटेगरी से मान के चलते हैं, उसमें 100 सीट है, जिसमें A2 कैटेगरी की मान लो 80 सीट है। दूसरा बोर्ड जिसमें 400 बोर्ड है, 400 वैकेंसी है, उसमें सेम कैटेगरी की 80 सीट है, लेकिन A2 कैटेगरी की सिर्फ 30 सीट है। अब ओबीसी की 100 सीट में ए बोर्ड में 80 सीट A2 है, तो बाकी A2 के अलावा कितनी बची? 20 सीट। बी बोर्ड में A2 के अलावा 80 में से 30 सीट हो गई तो बची 50 सीट। मतलब A2 के अलावा जिनकी कैटेगरी है उसकी ए बोर्ड में 500 में से सिर्फ 20 वैकेंसी है, बी बोर्ड में 400 में से भी 50 वैकेंसी है। अब इसके हिसाब से आपको 50 में भरना चाहिए, लेकिन हम ऊपर एक नॉर्मली रोक में देखते हैं, मोटा मोटी हम देखते हैं तो ए में 500 सीट है, बी में 400 है, लेकिन अपनी कैटेगरी की सीट बी बोर्ड में ज़्यादा है 50। इसलिए अपने को दोनों चीज़ें देखनी है, अपनी कैटेगरी की सीट भी देखनी है कि मैं SC ST OBC किस कैटेगरी में हूँ तो उसकी कितनी सीट है, प्लस अपनी मेडिकल कैटेगरी वाली सीट भी देखनी है कि मेरा A2 है तो उसमें कितनी सीट है, B2 है तो कितनी सीट है। अब फॉर्म फिल करते वक्त हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले आपका फ़ोटो आपके मोबाइल में सेव होना चाहिए, जो 20 से 50 KB का हो, JPEG फॉर्मेट में हो। साइन आपका 10 से 40 KB में होना चाहिए, 10 to 40 KB में, जो JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। इसका एक ऐप आता है, गूगल पे मिल जाएगा ऐप, गूगल प्ले स्टोर पे ऐप आता है, वो फ़ोटो आप क्लिक करेंगे तो उसमें सेट हो जाएगा। अन्यथा आप वो भी कर सकते हैं जहां आप फ़ोटो क्लिक कराएं, क्योंकि आपके पास में फॉर्म भरने के बाद में 10, 15, 20 फ़ोटो होना चाहिए, बाद में काम आती है। जिसे आप फ़ोटो क्लिक करवाएं उससे भी आप अपने मोबाइल में ले सकते हैं, उसको भी उससे बोल के भी आप उसको 10 से 40 KB बनवा के अपने मोबाइल में सेव करवा सकते हैं। वो शायद क्लियरिटी उसमें ज़्यादा आती है, अच्छी आती है, वो भी कर सकते हैं हम। इसके अलावा 10th मार्कशीट होना चाहिए, नेम के लिए, फादर्स नेम के लिए, मदर्स नेम के लिए, पासिंग ईयर के लिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए और 10th का रोल नंबर के लिए 10th की मार्कशीट। आधार नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी का आपका OTP आता है रजिस्ट्रेशन के वक्त, वो काम आएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर एज रिलैक्सेशन के लिए, आपको एज में रिलैक्सेशन लेना है तो उसके लिए एज कास्ट कैटेगरी OBC SC ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए, PWD का होना चाहिए और एक्स-सर्विसमैन होना चाहिए। इसके अलावा SC ST कैंडिडेट को फ्री पास दिया जाता है, आपकी एग्ज़ाम सेंटर तक जाने आने के लिए फ्री पास दिया जाता है, उसके लिए भी आपको ST SC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ID मार्क आप तैयार करके रखना, जैसे आइडेंटिफिकेशन मार्क शरीर में क्या है, जैसे कहीं भी तिल वगैरह हो, मोल हो या फिर कोई कट का निशान हो, ऐसा कुछ हो वो आपको याद होना चाहिए। एड्रेस आपका होना चाहिए प्लस पिन कोड आपका कितना, ये सब लिखा हुआ होना चाहिए फॉर्म भरते वक्त। इसके अलावा यदि आप जो फर्स्ट शिफ्ट बैठने के बाद में जो पे आपने फीस की है तो यदि वो वापस चाहते हैं अपने अकाउंट में वापस चाहते हैं,
उसके लिए आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, उसका बैंक का नाम, बेनिफिशियरी का नाम और बैंक का नेम, बैंक का एड्रेस, ये सब लिखा हुआ अपने पास होना चाहिए। अब हम बात करते हैं रणनीति। सबसे लास्ट में रणनीति की सब कुछ हो गया, हमने बोर्ड भी सिलेक्ट कर लिया, फ़ोटो भी हो गया, साइन भी हो गया, KB भी हो गया, A2 B2 सब हो गया। अब सिलेक्शन कैसे पाए, इसके लिए आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। सबसे पहले बात करता हूँ, मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने फॉर्म भरा था 2015 में, वहाँ 721 पे एक सीट का रेशो था, मतलब 721 में आपको एक सीट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि 720 मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे थे, कम से कम 121 तो पढ़े लिखे ही थे कम से कम, और मेरे से ज़्यादा पढ़ते थे। मैंने 12-12 घंटे नौकरी करके नौकरी पाई है दूसरी वाली, तो वो आदमी पढ़ते ज़्यादा थे, लेकिन रणनीति में शायद कहीं ना कहीं कमजोरी थी। तो मैं उसी रणनीति की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले बोर्ड सेलेक्ट करना है, किस हिसाब से, जो मैंने कैटेगरी बताई थी अपनी कैटेगरी के हिसाब से, SC ST OBC वाली कैटेगरी बात कर रहा हूँ, कितनी सीट है, कहाँ कितनी है। सेकंड नंबर में मेडिकल कैटेगरी के हिसाब से, मान लो हमने जहाँ ST कैटेगरी का हूँ, मान लो मैंने अजमेर में स्टेज मास्टर भर दिया, वहाँ 0 सीट है, आपके 100 में से 100 है तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो देखना है। मान लो मैंने स्टेज मास्टर भर दिया अहमदाबाद डिवीजन में, कैटेगरी में फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ, A2 कैटेगरी मेडिकल वाली, मैं चश्मा लगाता हूँ या 6/9 आँख नहीं, मेरी 6/12 है, लेजर का ऑपरेशन कराया हुआ है या कलर ब्लाइंड है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको 100 में से 100 कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए दोनों चीज़ आपको ध्यान रखते हुए अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है और कैटेगरी को देखना है। वो बोर्ड सेलेक्ट हो गया, उसके बाद बात करते हैं हम कट ऑफ वगैरह की। किसी भी एग्जाम में, मैं रेलवे की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, किसी भी एग्जाम में सबसे पहले मान लो 60% क्वेश्चन हर एक आदमी कर देता है, जिसको ये पता है कि ये मैंने फॉर्म भरा हुआ है, इसमें ये चीज़ आती है, मोटा मोटी वो तैयारी ना करे 60% तो सब कर देंगे, फिर उससे कुछ नहीं होगा। 20% एक अबव एवरेज जो कैंडिडेट है वो भी 20% क्वेश्चन कर देता है, टोटल हो गया 80, इसमें भी बात नहीं बनती है। जो बाकी के 20 क्वेश्चन है वो करता है ब्रिलियंट आदमी, और कट ऑफ उसी में ही जाती है मोटा मोटी। नॉर्मल तरीके से मोस्टली केस में 80 से ऊपर कट ऑफ जाती है। उसका कारण यही है कि 60 को कोई पूछता नहीं है, ब्रिलियंट एक अबव एवरेज का नंबर नहीं आने देता है। कभी कभी अबव एवरेज वाले में जो टॉप में होते हैं उनका नंबर आ जाता है, 75 तक का नंबर आ जाता है। इसलिए जैसे हम पढ़ाई की बात करते हैं, पढ़ाई शो पाएगा, पढ़ाई तो हम 15, 20, 25 साल से कर रहे हैं, जब से हमने कच्ची बनियान पहनना शुरू किया तब से हम पढ़ाई कर रहे हैं, पैदा होते हैं हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। कारण सिर्फ रणनीति की बात है। एक तो क्या है, हम जैसे एक बुक ला रखी है हमने पिछले 5-10 साल से, 5-6 साल से हम वही बुक पढ़ रहे हैं, उसमें भारतीय राजधानी नई दिल्ली, हम रट रहे हैं कि नई दिल्ली है, नई दिल्ली। उसमें हम अगला क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहे, नई दिल्ली कब बनी, 1911 में, क्यों बनी, पहले कहाँ थी, ये हम नहीं पढ़ रहे हैं। हम उस किताब में दिया हुआ भारतीय राजधानी नई दिल्ली, हम नई दिल्ली ही पढ़ रहे हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए सबसे पहले हम बात करें, प्रैक्टिस करनी है, दवा की प्रैक्टिस करनी है, ऑफलाइन ऑनलाइन सब प्रैक्टिस करनी है। लास्ट ईयर 2015 में फॉर्म खोले थे, 2019 में खोले थे, इन दोनों में प्री की बात करता हूँ मैं, CBT फर्स्ट ईयर लगभग एक महीना पेपर चला था। सब पेपर सॉल्व करना है, कंप्लीट पेपर सॉल्व करना है, कितना भी टाइम लगे, एक टाइम लाइन लेके करना है कि दिन में 2 पेपर 3 पेपर सॉल्व करने हैं, करना ही करना है। उसमें टाइम नहीं लगाना है कि मेरा 3 घंटे में हो रहा है, 1 घंटे में हो रहा है, 1.5 घंटे में हो रहा है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ हमें फंडा क्लियर करना है, फंडामेंटल क्लियर हो जाए तो उसके बाद हमको फिर उसके बाद लगे कि हाँ सब टॉपिक में पकड़ हो गई है, फिर हम ऑनलाइन प्रैक्टिस करते हैं किसी भी अच्छी कोचिंग का, चाहे थोड़ा सा महंगा पड़े, लेकिन अच्छी कोचिंग का प्रैक्टिस सेट लेना है। उसमें टाइमिंग लगा कर प्रैक्टिस करना है, टाइमिंग प्लस एक्यूरेसी लगा के प्रैक्टिस करना है। हम CBT फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो हम साइको की तैयारी नहीं करेंगे, टाइपिंग की हम तैयारी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम CBT फर्स्ट की तैयारी करेंगे, उसका होने के बाद CBT सेकंड की करेंगे, उसका होने के बाद साइको की करेंगे, और साइको का होने के बाद फिर हम मेडिकल सब की बात करेंगे। उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, बाद में करेंगे। फिलहाल हम CBT फर्स्ट और फॉर्म भरने की प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद में उसके बाद रणनीति हो गई है, प्रोसेस हो गया, अपने को जितना हम प्रैक्टिस करें अपने को मालूम हो जाएगा कि हम कितना करने में कितने आ रहा है। गुड बेटर बेस्ट होना ही चाहिए, हर टॉपिक पे पकड़ अपनी होनी चाहिए। इस तरह ये एक छोटा सा प्रयास था मेरा आपको बताने के लिए, RRB नोटिफिकेशन के बारे में बताने के लिए छोटा सा प्रयास था। यदि आपको पसंद आया हो
तो लाइक कर दिया होगा। यदि आपको पसंद नहीं आया हो तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर देना है। शेयर उन्हीं को करना है जो लगे कि आप उनका कोई फॉर्म भर रहा होगा या भरने के योग्य होगा, उसका बेटा होगा, घर में होगा, मौसी होगी, अपने रिलेटिव को, जो भी मान लो इससे रिगार्डिंग हो। जैसे मान लो कोई अपना घर पे खेती कर रहा है, उसको नहीं मतलब है, उसके बेटे को कर सकते हो, उनको नहीं करना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है। छोटा सा प्रयास था, पसंद आया हो तो उत्साहवर्धन करना। यहाँ तक आपने वीडियो देखा, आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।